हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। भाई जबरदस्त है ये। इसके अंदर गॉस थ्योरम और पोटेंशियल हम लोग कवर करेंगे। एक से दो प्रॉब्लम इस सेक्शन से रहते हैं। कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम भी रहते हैं, वर्क एनर्जी के कुछ प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ जाते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आज उस चीज का हम लोग इलाज करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, वो है आपके लिए एक रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट है कि भाई टेस्ट के जो नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज है उसके प्रॉब्लम कर लो, लाइटली मत लो, ठीक है ना। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि इस टाइम पर बाकी सब चीजें काम नहीं आएंगी। आप जितना पढ़ोगे उतना ही सिलेक्शन की तरफ जाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी मक्कारी करोगे सिलेक्शन से उतना दूर हो जाओगे, फिर एक साल फिर भुगतना पड़ेगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इतनी ईमानदारी से सारी चीजें कवर कर रहा हूं, तो एटलीस्ट आप घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि सिलेक्शन हो पाए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार लेक्चर है, ठीक है ना। और मास्टर शीट जरूर लगानी है, इस सेक्शन की मजेदार खेल है उसमें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बेसिक कंसेप्ट पर। तो फ्लक्स के बेसिक कंसेप्ट देखो, सवाल कहां कहां से उठ करके आ सकते हैं। तो सवाल आ सकते हैं, एक तो वो क्यूब वाला मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। क्यूब के अंदर मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स, इस टाइप के सवाल, फ्लक्स टाइम ग्राफ, इस टाइप के सवाल, ठीक है ना। बाकी फिर हमारे जो कोसेंट्रिक शेल्स होती हैं उनके अंदर ग्राफ के सवाल। तो ये सारी चीजें A to Z आपकी इसके अंदर मैंने कवर कर दी हैं। तो पहले फ्लक्स फ्लक्स दो जगह पे आएगा, एक यहां पे भी आएगा और एक आपका मैग्नेटिज्म के अंदर भी आएगा। पहले यहां वाला फ्लक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली होता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किसी पर्टिकुलर सरफेस से पास कर रही है, उसके मेजरमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मेजर करने का तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस किसी सरफेस से, और यूनिफॉर्म फील्ड लाइन की पहचान क्या है? फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ये इनकी यूनिफॉर्म फील्ड लाइन की पहचान है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस की क्या पहचान है? कि उनके बीच में कहीं डिस्टेंस ज्यादा कहीं डिस्टेंस कम होता है, ये उसकी पहचान है। आगे हम लोग देख लेंगे फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में, जहां इक्विपोटेंशियल देखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, सरफेस से पास कर रही है। अब हम इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच का एंगल देखेंगे और फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने पहले ही लिखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हम लोगों का, नहीं तो ये लिखने में फिर अननेसेसरी टाइम किल होता है। तो वहां लिखो जहां स्टूडेंट को समझाना हो, यहाँ कुछ नहीं, बस खाली बेसिक रिविजन इसका करना है, समझाने वाला पार्ट आगे है। तो फ्लक्स का एक्सपेंशन करेंगे, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब सिंपल से दो तीन रूल्स हैं। अगर ई और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, शब्दों पे गौर करना। फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, कंफ्यूज मत होना, थीटा 90 मत पुट कर देना। फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां पर एंगल हो जाएगा प्लस, यहां पर एंगल हो जाएगा 0 और फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस ई ए। प्लस साइन इंडिकेट करता है आउट गोइंग। आउट गोइंग मतलब अगर हम इधर खड़े होकर के देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं इधर से देखूं तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ आ जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई ए। यहां पर ये इंडिकेट करेगा कि ये फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर जा रही है। अंदर जाते हुए फ्लक्स को हम बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। और वहीं पर अगर फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाए, लैंग्वेज गौर करना, सरफेस के पैरेलल हो जाए तो एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0। यानी ऐसी फील्ड लाइन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती जो उस सरफेस में लाई करती हैं। शब्द गौर करना, जो उस सरफेस में लाई करती हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे ये एक सरफेस है हमारे पास और इस सरफेस में हम पॉइंट चार्ज क्यू रख दें और इसकी फील्ड लाइन सिर्फ हम इस सरफेस में, वैसे तो 3 डायमेंशन होगी, चारों तरफ बाहर भी निकलेगी इधर भी जाएगी, बट शब्दों पे गौर करना, जो हम फील्ड लाइंस ले रहे हैं वो सिर्फ इस सरफेस के अंदर ले रहे हैं। तो इस सरफेस के अंदर अगर मैं इन फील्ड लाइंस को देखूं तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं तो ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर लाई कर रही हैं, एरिया वेक्टर के, ये हो गया एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। यानी अगर कोई चार्ज किसी सरफेस पे रखा जाए तो उस सरफेस में उस चार्ज की फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होता है, ठीक है ना। मजेदार खेल है। अब इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। अब ये एक सरफेस इनको एनक्लोज कर रहा है, तो यहां पर बनती है हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए लगती है, ओपन के लिए नहीं लगती। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स होता है, चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी चार्ज उसने एनक्लोज किया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमने कर दिया, हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हमेशा जो फ्लक्स निकालना होता है उसमें चार्ज एनक्लोज्ड ही काम आता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ कंसेप्चुअल बातें आती हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट को फंसाने के लिए। तो वो ये कहता है कि बताओ ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो कौन कौन से चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा।
तो भाई जो इनसाइड में एनक्लोज हुए उनका कंट्रीब्यूशन होगा। अब एक और कंसेप्चुअल आता है यहां फंसाने के लिए, वो ये आता है, ये बताओ इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो किसकी होगी। गौर करना, ध्यान देना, ठीक है ना, मक्कारी मत करना। तो पी पॉइंट पर फील्ड किसकी होगी, तो फील्ड सबकी होगी, ठीक है ना, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, तो सबकी होगी। तो बताओ भाई इसका क्यों नहीं आ रहा रोल इसके अंदर। तो भाई ये जो चार्ज है जो बाहर रखा हुआ है, इसके लिए इनकमिंग भी है और इसके लिए आउटगोइंग भी है। जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, इसलिए फ्लक्स में तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, फील्ड में है। तो पी पॉइंट पर फील्ड देखते वक्त सारे चार्ज रहेंगे, चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के हों। फ्लक्स देखते वक्त सिर्फ इनक्लोज्ड वाले चार्ज रहेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जरूर जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो हमारा वही पेटेंटेड क्यूब वाला सेक्शन। अब क्यूब वाले सेक्शन के अंदर देखो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे पहले गॉस थ्योरम यूज करके। गॉस थ्योरम सिर्फ लगती है क्लोज्ड सरफेस के लिए, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, ये बात ध्यान रखनी है। तो एक चार्ज है बॉडी सेंटर पर रखा गया, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो चार्ज जो है क्यूब के बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है, या हम ये कह लें कि ये क्यूब पूरी तरीके से इस चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स हमेशा गॉस थ्योरम से निकालेंगे अगर वो उसके पूरी तरीके से अंदर है चार्ज तो क्योंकि ये क्यूब इस चार्ज को अपने अंदर पूरी तरीके से एनक्लोज कर रहा है, इसलिए टोटल फ्लक्स हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्ज। आप इस चार्ज को बीच में रखो, थोड़ा सा इधर खसका दो, इधर खसका दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल फ्लक्स की वैल्यू इसमें इंडिपेंडेंट रहेगी। आप क्यूब की जगह स्फीयर बना दो तब भी टोटल फ्लक्स की वैल्यू वही रहेगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ चार्ज जो अंदर है वो मैटर करता है, उसका लोकेशन मैटर नहीं करता। अब आगे, अब ये फ्लक्स का मतलब क्या बताया था, मेजरमेंट ऑफ फील्ड लाइंस। यानी यहां पर क्यूब के 6 फेसेस जो हैं, जो आप 6 फेसेस देख रहे हो, ये मिल करके इतनी फील्ड लाइंस को एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, इतनी फील्ड लाइंस को एनक्लोज कर रहे हैं। तो बताओ एक फेस कितना फील्ड लाइन एनक्लोज करेगा। अब हम यहां सिमेट्री लगा करके निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये चार्ज हर जगह से सिमेट्रिक लोकेशन पर है, इसलिए सब में कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर जाएगा। तो किसी एक फ्लक्स का एक फेस का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना सिमेट्री तभी लगेगी जब चार्ज सबसे सिमेट्रिकली लोकेटेड होगा। अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा दाएं बाएं सरका दूं ना, तो हम ये 1/6 एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल सकते। फिर हम ये बोल सकते हैं या तो ज्यादा होगा या कम होगा, पर बराबर नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। अब अगर चार्ज फेस सेंटर पर रखा गया है FCC, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो फेस पे रखा गया है, तो ये एक क्यूब इसको पूरी तरीके से एनक्लोज नहीं कर पा रहा। हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे 2 क्यूब, ठीक है ना, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। अब फ्लक्स ऑफ 2 क्यूब, ठीक है ना, ये जो 2 क्यूब हैं इनका फ्लक्स निकलेगा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हम यहां गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर के इसको एनक्लोज कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड के लिए लगेगी, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका डिवीजन करते हैं। तो फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब, अब अगर हम एक क्यूब का फ्लक्स निकालें तो वो, क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है तो सिमेट्री आधी आधी हो जाएगी, वो हो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब आप फेस तक पहुंचोगे। अब अगर हम फेस का फ्लक्स निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर फेस से ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है। भाई ऊपर वाली फेस से अलग डिस्टेंस है, सामने वाली से अलग है, पीछे वाली फेस से अलग डिस्टेंस है। तो अब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन इस फेस में 0 होगा, क्योंकि ये चार्ज इस फेस में लाई कर रहा है। तो बाकी बची हुई 5 फेसेस इतना फ्लक्स शेयर कर रही हैं किसी में। अच्छा, 5 फेसेस इतना शेयर कर रही हैं, अगर इक्वली करती तो Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट होता। 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि इक्वली कर नहीं रही इसलिए किसी में Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, किसी में Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। मजेदार है, देखो बिल्कुल एंड पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं, इसमें मजेदार खेल है। नेक्स्ट, यहां पर आप देख रहे हो चार्ज को हमने रखा है कॉर्नर पर। अब कॉर्नर पर रखा है तो 3 फेसेस ऐसे हैं जिनमें फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, जिनमें ये चार्ज लाई कर रहा होगा। ऊपर वाला फेस, राइट साइड वाला फेस, पीछे वाला फेस, इनमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0। बहरहाल पहले तो गॉस थ्योरम। तो ऐसे हमें चारों तरफ क्यूब बिल्ड करने पड़ेंगे। टोटल 8 क्यूब मिलकर के इसको अपने अंदर एनक्लोज करेंगे। तो फ्लक्स ऑफ 8 क्यूब, ये हो गया हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब, ये निकालने के लिए यूज कर रहे हैं हम सिमेट्री, ये निकालने के लिए यूज किया GT गॉस थ्योरम, वो हो गया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब तो कुल मिलाकर के 3 फेसेस में कंट्रीब्यूशन हो गया 0, बाकी बची 3 फेसेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। कौन सी 3 फेसेस का कंट्रीब्यूशन 0 हो गया? छत वाली फेस का, ठीक है ना, राइट साइड वाली फेस का और बैक साइड वाली फेस का। अब बची कौन सी फेसेस, वो मैं डायग्राम में दिखा देता हूं। फ्रंट वाली फेस बची, ठीक है ना,
ये वाली फेस बची, ठीक है ना, और ये बॉटम वाली बची, ये रहा हमारा चार्ज। तो जो तीन फेसेस थे, यहां वाला और ये बैक साइड वाला, इनमें कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया क्योंकि इनमें फील्ड इन सरफेसेस में लाई कर रही है। अब जरा चेक करो, जितनी दूरी पर ये फ्रंट वाला फेस है, उतनी दूरी पर ये बॉटम वाला फेस है, उतनी दूरी पर ये लेफ्ट वाला फेस है, सबका डिस्टेंस एक के बराबर है, तो सिमेट्री लगेगी। तो फ्लक्स ऑफ एनी वन फेस अगर हम लिखें तो अब हम फिर से इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसको, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट को, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक आपको यहां पर गॉस थ्योरम यूज करना आ गया, आपको यहां पर सिमेट्री से रिजल्ट निकालने आ गए कि कैसे हम लोग सिमेट्री का यूज करते हैं इसके अंदर। अब यहीं पर हमारे पास आ जाता है इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो डायग्राम होता है वो ओपन होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। इसमें भी डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, जैसे ओपन डायग्राम है हमारे पास, ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, और इसका ये ढक्कन खुला हुआ है और यहां पर इसने चार्ज रख दिया, लेट्स से दैट क्यू का। अब ये कहता है फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस बताओ। आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते, स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता, वो कहता चार्ज अंदर रखा हुआ लगा दो आराम से उठा के, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं लगा सकते। कारण उसका बता रहा हूं, कारण उसका ये है क्योंकि ये सरफेस यहां पर ओपन है, ठीक है ना, आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। आप कब गॉस थ्योरम लगा सकते हो, जब ये सरफेस क्लोज्ड हो। तो कोई भी कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सोचो इसकी फील्ड लाइंस यहां से भी पास कर रही हैं और अगर हम इसको क्लोज करें तो यहां से भी पास कर रही हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी ओपन सरफेस को पहले क्लोज करेंगे, तो मैंने ये ढक्कन लगा करके इसको क्लोज करा। अब टोटल फ्लक्स हो जाएगा दो चीजों का कंट्रीब्यूशन, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, प्लस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस। बहुत ध्यान से देखना, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स हम गॉस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसी रिजल्ट से निकलता है, थ्योरम से निकलता है, तो बाय यूजिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है। सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स जनरली एग्जाम में गिवन होता है, तो एक चीज गिवन है, एक चीज हम निकाल सकते हैं और बाकी एग्जामिनर ने पूछिए तो कौन सा बहुत बड़ा काम है। तो फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस अगर आप यहां पर निकालोगे तो ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा टोटल फ्लक्स। चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, क्यू। सपोज करो ये चार्ज बाहर होता तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाता, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं एनक्लोज्ड हुआ, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस, जो हमें एग्जामिनर खुद देगा। तो ये हो गया किसी भी कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालने का तरीका। इस पे बेस्ड हमारा एक और सवाल है जो मैं आपको करा दूं, ठीक है ना, आया हुआ सवाल है, कहता है ये ओपन सिलेंडर है, दोनों तरफ के ढक्कन खुले हुए हैं, चार्ज बिल्कुल बीच में है, फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस, ठीक है ना, तो फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस हमें फाई दे रखा है, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालना। बिल्कुल सिंपल सवाल है। जहां आप कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खेल ध्यान से देखना। सबसे पहले ढक्कन बंद करो, ठीक है ना, तो ये दोनों ढक्कन बंद किए, अब ये पूरा क्लोज सरफेस बन गया, थ्योरम लगाओ, तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, प्लस ट्वाइस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस। ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है तो दोनों में कंट्रीब्यूशन इक्वल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये बराबर दूरी पर नहीं होता तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग होता, एग्जामिनर अपने आप देता, आपको सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। अब टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से लिखा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, तो ये टोटल फ्लक्स हमने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, माइनस सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स हमें दे रखा है एक का, कितना, फाई, तो ये हो गया 2 फाई, दिस इज द फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो जब भी आपको कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना याद आए, एग्जामिनर दिखे, आंख बंद करके मेरी थोड़ी सी शक्ल याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स मैंने कैसे निकालना सिखाया था। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें छटपटाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अपने वही पेटेंटेड सवाल, क्यूब वाले। अब ये पहला सवाल आपका एससीबी में भी मिलेगा, कई बार मैंने पहले भी कराया हुआ, वापस से करा रहा हूं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा है ये एक स्क्वायर फेस है, ठीक है ना, जिसका साइड आपको दिख रहा है ए, ये भी आपको ए, यहां से a/2 डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये बताओ इसमें फ्लक्स कितना होगा। अब आप में से कई कहेंगे फ्लक्स का तो E cos थीटा फॉर्मूला यूज कर लो सर। कई लोग कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है ना। आप उसका जवाब क्या है,
इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू की होंगी, है ना। वैल्यू अलग अलग होगी तो फील्ड वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से निकाल तो सकते हैं, पर क्यों निकालें, टेंशन क्यों लें, जब हमारे पास गॉस थ्योरम नाम की टेक्निक है। सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें चारों तरफ ये 5 और दीवारें बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, इसको क्लोज कर लिया। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, अब ये चार्ज इसके बॉडी सेंटर पर आ गया। सबसे पहले फ्लक्स ऑफ क्यूब लिखेंगे और ये लिखने के लिए हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम। आंसर मिल गया क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये देखेंगे ये चार्ज क्योंकि बॉडी सेंटर पर है तो सिमेट्रिकली हर एक फेस में डिवाइड होगा, तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस, तो हर एक फेस का फ्लक्स हो गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। जब हर एक फेस का हो गया तो इस बेचारे का भी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिंपल हो गया अब आपके लिए। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम स्टूडेंट के यही तो क्लियर नहीं होते, इसीलिए तो अटकता है, लगे बड़े रहते हैं बड़े बड़े सवाल करने में, उन आते उनको छोटे छोटे भी नहीं, ठीक है ना, ये दिक्कत हो जाती है, तो एग्जाम में मात खा जाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम सबसे पहले टीचर को क्लियर कराने चाहिए, वो क्लियर हो गए तो लड़ाई जीती जा सकती है। नेक्स्ट देखो, ये हर बार मैंने कराया है, ठीक है ना, फेज 1 फेज 2 KTS हर जगह पर मैंने आपको कराया, तो यहां क्यों छोड़ दें, ठीक है ना, तो मेरा फेवरेट है। तो ये कह रहा है, अब देखो फील्ड की शक्ल पे गौर करो, तो फील्ड की शक्ल ये रही ई नॉट एक्स आई कैप। ये एक स्पेशल टाइप की फील्ड है जो एक्स एक्सिस पर चलने पर वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम एक्स की तरफ चलेंगे वैसे वैसे ये फील्ड वेरी कर रही है। अब ये कहता है बताओ इमेजिनरी क्यूब आपके सामने दिख रहा है, ये कितना फ्लक्स एनक्लोज करेगा, और इवन दो मैं इसमें एडिशनल भी कर दूंगा, चार्ज कितना एनक्लोज करेगा, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ये भी पूछ लूंगा। 3 सवाल है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला काम जरा गौर करो, ये फील्ड लाइन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहां से चली ऐसे गई, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड लाइन हो गई। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, जिन फेसेस के ये फील्ड लाइन पैरेलल है उनका कंट्रीब्यूशन स्वाहा 0। कौन कौन से, ऊपर वाला फेस क्योंकि एरिया वेक्टर इधर आ गया, ठीक है ना, नीचे वाला फेस एरिया वेक्टर इधर आ गया, सामने वाला फेस पीछे वाला फेस, यानी एक्स एक्सिस की तरफ फील्ड का कंट्रीब्यूशन 4 फेसेस में 0 हो जाता है। कौन से फेसेस काम के हैं, जो इसके परपेंडिकुलर है, और एक हो गया राइट साइड वाला फेस, और जनरली बोला जाए एक हो गया लेफ्ट वाला फेस। तो 2 ही फेसेस काम के हैं, लेफ्ट और राइट। अब सपोज करो ये फील्ड वाई की तरफ होती तो टॉप और बॉटम काम का होता, जेड की तरफ होती तो बैक और फ्रंट काम का होता। ऐसे करके हमने टेक्निक बिल्डअप कर ली। तो मैं क्या करता हूं, एक बार वापस से डायग्राम बना रहा हूं। तो ये हमारे काम के फेसेस हम यहां पर रख लेते हैं। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और बड़े मजे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी तो की नहीं है। ये लेफ्ट वाला फेस हो गया और ये राइट वाला फेस हो गया। अब जरा गौर करो, ये फेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस यहां से ए है। ये फील्ड x के हिसाब से वेरी कर रही है, तो x इक्वल्स टू a पर, यानी इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, तो x की वैल्यू फिक्स्ड है। जब वैल्यू फिक्स्ड है तो फील्ड फिक्स्ड होगी। तो तुरंत हमने इस जगह पर फील्ड को लिखा E2 और a डाल करके इसका वैल्यू लिखा E0। समझ गए, ये जगह x इक्वल्स टू 0 पर है, पुट करा, तो इस जगह पर फील्ड की वैल्यू ही 0 हो गई। आप समझ गए। तो लेफ्ट और राइट वालों में लेफ्ट वाला बेचारा वैसे ही काम का खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि वहां फील्ड 0 है। राइट वाला हमारे काम आ गया, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उस पे x की वैल्यू फिक्स्ड है, E0 a, वहां पर फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमने फट से इसका एरिया वेक्टर देखा, वो इधर तरफ हुआ, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर हो गया, एरिया तो इसका भी a स्क्वायर हो गया, पर करे क्या, काम तो नहीं आया क्योंकि फील्ड 0 हो गई। तो अब अगर टोटल फ्लक्स लिखे तो वो टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ राइट साइड वाले का आया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया प्लस E2a, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ गया, E2 की वैल्यू डाली E0a, एरिया डाला a स्क्वायर, आंसर आ गया E0a क्यूब। ये तो हो गया बेसिक, ठीक है ना। अब बेसिक कंसेप्ट अब आपका क्लियर। तो अगर x की तरफ वेरिएबल फील्ड है, लेफ्ट राइट वाले फेसेस पकड़ लो, y की तरफ है टॉप बॉटम पकड़ लो, z की तरफ है फ्रंट बैक पकड़ लो। मेरे ख्याल से एग्जाम में तो कर लोगे अब आप। अब इसके और ओरिएंटेड प्रॉब्लम, अब एग्जामिनर क्या कहेगा, चार्ज एनक्लोज बताओ, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी बताओ। अब क्या करेंगे, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू, अब आपके लिए चार्ज एनक्लोज निकालना बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। मैं करूंगा दाएं हाथ से क्योंकि मैं राइट साइड से लिखता हूं। तो अब अगर मैं इसका चार्ज एनक्लोज लिखूं तो टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम लगा के लिखा है, तो वो हो गया चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E0a क्यूब। सही है। यहां से चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू देखो कैसे आ गई, E0a क्यूब
एप्सिलॉन नॉट। क्या गया? कुछ भी नहीं, सवाल पता चल गया। चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी हो गई, तो चार्ज डेंसिटी हो गई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यूब का साइड क्यूब, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो ई नॉट, देखो ए क्यूब कट गया, टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो आप देखो हम लोग बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच गए कंसेप्ट के, और हमने 3 सवाल इससे ओरिजिनेट कर लिए, तीनों जबरदस्त हैं। आम स्टूडेंट से छोड़ करके आ जाता, अब क्या हुआ, सीख गए थोड़े से कम टाइम में और सारी बातें भी समझ आ गई, एग्जाम में आया तो अब आप कर लोगे। चलते हम लोग आगे, बस इसी तरह प्रैक्टिस करते चलनी है, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट पे यही आपको करना है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। अब डायग्राम आप देख रहे हो, ये कह रहा है लॉन्ग स्ट्रिंग, ये रही लॉन्ग स्ट्रिंग विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पासेस थ्रू क्यूब ऑफ लेंथ एल। तो ये हमें एक क्यूब दे रखा है, एल लेंथ का दे रखा है, डायग्राम में मैंने इंडिकेट कर दिया। मैक्सिमम फ्लक्स बता दो। अब देखो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हमें मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज करना पड़ेगा। मैक्सिमम चार्ज तब एनक्लोज होगा जब मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर आए। अब क्यूब के अंदर मैक्सिमम लेंथ कब आएगी? तो मैं इसको उठा करके क्यूब के अंदर फिट कर रहा हूं, तो ये तब आएगी देखो जब बॉडी डायगोनल में ये यहां से यहां तक इसमें एनक्लोज हो जाए, आपके सामने है। तो बॉडी डायगोनल सबसे लंबा होता है, तो अगर आप इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को इसके बॉडी डायगोनल पर रखते हो तो सबसे ज्यादा लेंथ एनक्लोज्ड होगी, और लेंथ जितनी ज्यादा एनक्लोज होगी चार्ज भी उतना ज्यादा एनक्लोज्ड होगा। अब बॉडी डायगोनल की लेंथ, यार ये तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं कि ये सर ये भी बता तो दूंगा, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल की लेंथ 2 तरीके से निकाल सकते हो, ये बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल और लगा लो पाइथागोरस। ये हो गया √2l, ये हो गया l, ये हो गया √3l, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा l एनक्लोज्ड, राइट। अब चार्ज एनक्लोज की वैल्यू लिखेंगे, वो हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू ये वाली लेंथ, ठीक है ना, विच इज √3l। ये हो गया मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आ गई चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा √3l बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसके अंदर आंसर भी ढूंढ सकते हो, सी वाला आंसर इसका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है। अब मिनिमम फ्लक्स अगर पूछा जाए तो मिनिमम के लिए हम इसको किसी भी साइड के अलोंग रख देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो मैं रख के दिखा देता हूं, तो जैसे ये रहा, अब इसको अगर मैं किसी भी साइड के अलोंग ऐसे रखूं, ठीक है ना, तो अब आप चेक करो यहां से यहां तक की लेंथ, मिनिमम लेंथ विच इज ए या एल, वो ट्रैप हुई, तो मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज बताता हूं, अगर मैं इसको फेस डायगोनल के अलोंग रखूं, जैसे फेस डायगोनल के अलोंग आप देखो मैंने रखा, तो ये जो लेंथ ट्रैप करेगा वो हो जाएगी √2l, और इस सिचुएशन में आंसर आ जाएगा लैम्डा √2l बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तीर से 3 निशाने लग गए, ठीक है ना। वापस से इसको जहां था वहीं सेट कर दो, चलो काम खत्म। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम मजेदार इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, फ्लक्स टाइम ग्राफ हमें इसमें बनाना है। कहानी ऐसी है, ये एक थ्रेड बोल लो या रॉड बोल लो, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसको हम इस क्यूब से पास कराएंगे, इस क्यूब की साइड आप एल ले लो, रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी हम वही लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है ना। हमें करना ये है, हमें इसके अंदर जैसे जैसे रॉड पास होगी वैसे वैसे फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं थोड़ी सी फील दिला देता हूं, ठीक है ना। तो जब ये रॉड, देखो अभी तो रॉड बाहर है, तो कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हुआ और कोई भी फ्लक्स नहीं आया। अब जब ये रॉड अंदर एंटर करेगी, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो जैसे ही ये रॉड अंदर एंटर कर रही है, चार्ज एनक्लोज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और एंटर करी चार्ज एनक्लोज और बढ़ गया, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि फ्लक्स टाइम के साथ साथ बढ़ेगा जैसे जैसे रॉड एंटर करना स्टार्ट करेगी। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद रॉड की मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर आ जाएगी। मैक्सिमम मतलब जितनी ट्रैप हो सकती है, एल से ज्यादा तो ट्रैप नहीं हो सकती। अब देखो मैं रॉड को कैसे भी मूव कराऊं, जो लेंथ एनक्लोज्ड है वो एल है, यानी चार्ज एनक्लोज की वैल्यू फिक्स हो गई। तो कुछ टाइम बाद जाकर के चार्ज एनक्लोज कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक ये रॉड यहां से वापस से एग्जिट ना ले। तो जैसे ये रॉड देखो यहां से बाहर निकल रही है, अब वापस से फ्लक्स की वैल्यू देखो कम होना शुरू हो जाएगी। तो पूरा सीक्वेंस मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब सवाल करने का तरीका सुनो, तो पहले मान लेते हैं टी टाइम बाद ये रॉड थोड़ी सी इसके अंदर अंदर चली गई, ठीक है ना। कितनी लेंथ अंदर, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। अब इस x को कैसे निकालेंगे, काइनेमेटिक्स लगा के, और कैसे, तो कितनी स्पीड से चल रही है, v की स्पीड से चल रही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी। अगर ये एक्सेलरेशन से चलती तो हाफ a t²। तो ध्यान रखना, 2 सवाल एक साथ बता दिए मैंने आपको। तो x की वैल्यू हो गई vt, तो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर हम इसे पुट करें तो लैम्डा इंटू वीटी, और अगर ये एक्सेलरेट होती हुई जाती तो लैम्डा इंटू हाफ a t² आ जाता। सिंपल प्रोसीजर। अब अगर हम फ्लक्स निकालें,
तो चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा वीटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देख सकते हो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ग्राफ जो बनेगा फ्लक्स वर्सेस टाइम का, वो एंटर करते वक्त स्ट्रेट लाइन, फिर कांस्टेंट, फिर बाहर निकलने पर डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। यही चीज अगर टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती तो यही ग्राफ हमारा बनता पैराबोलिक, कांस्टेंट, फिर पैराबोलिक। तो एक तीर से दो निशाने लगा दिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पेटेंटेड प्रॉब्लम है एग्जाम का। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ जाती है कंडक्टिंग शेल। तो मैंने क्या कर रखा है, इनकी फील्ड और पोटेंशियल एक साथ लिख रखे हैं। इसमें जनरली फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, यहाँ दो कोसेंट्रिक शेल का सवाल आ जाता है, दोनों मैंने रखे हुए, यहाँ अर्थिंग आ जाती है। तो तीनों ही चीजें आपको मिलेंगी, हर चीज लेक्चर्स के अंदर है। तो देखो यहां पर हमारे पास कोसेंट्रिक शेल है, ठीक है ना। अब कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थिन शेल है, कंडक्टिंग शेल है, दोनों में ही बात बराबर है। जरा सोचो, अगर हमारे पास थिन शेल है तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे ही आ सकता है, और तो कहीं हवा में तो आएगा नहीं चार्ज, ठीक है ना। और अगर ये मेटेलिक शेल है तो आप चार्ज अंदर दोगे तो रहेगा नहीं, वो भी चार्ज उठ करके बाहर आ जाएगा। तो चाहे आप इसको बोलो थिन नॉन कंडक्टिंग शेल, तब भी सेम रिजल्ट्स रहेंगे, या आप इसको बोलो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, तब भी रिजल्ट सेम रहेंगे, क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा। अब फील्ड और पोटेंशियल की बारी, तो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। एक बार फिर भी मैं सिखा देता हूं कि अगर हम इसे गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालें तो क्या करेंगे, हम चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। करने नहीं वाले, एग्जाम में कौन पागल हुआ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है ना। अब बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, जहां पर फील्ड निकालनी है वहां चार्ज एनक्लोज देखो। तो गॉस वॉस थ्योरम लगा करके जो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड निकालना चाहते हो, कोसेंट्रिक स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो रिजल्ट बड़ा सिंपल है, के क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मान लो मेरे को यहां फील्ड निकालनी है, तो मैंने ये बनाया है गॉसियन सरफेस, स्फीयर ही बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, क्यू, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो फील्ड का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। अब मान लो मैं यहां पर फील्ड निकालूं जस्ट आउटसाइड, तो फील्ड का चार्ज एनक्लोज हो जाएगा क्यू, डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर, फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां फील्ड निकालूं तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, तो फील्ड हो जाएगी जीरो। तो बहुत सिंपल है, किसी भी कंडक्टिंग शेल या फिर थिन जो स्फेरिकल शीट है उसकी वजह से, हम शीट तो नहीं बोलूंगा, थिन स्फेरिकल जो शेल है उसकी वजह से हमारे पास फील्ड निकालना। तो देख लो आप, तो आउटसाइड में आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जस्ट आउटसाइड में मैक्सिमम होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, इन साइड में हमारे पास जीरो मिलेगी। ग्राफ भी वही पेटेंटेड है, इन साइड में हमारे पास फील्ड जीरो आ जाएगी, सरफेस पर मैक्सिमम आ जाएगी, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोटेंशियल अगर हम चेक करें तो इसकी वजह से आउटसाइड का पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर मैक्सिमम होगा के क्यू बाय कैपिटल आर। इन साइड में पोटेंशियल, जहां फील्ड जीरो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट, और उतना ही रहेगा जितना सरफेस पर रहता है। इस पे भी सवाल आगे दिखेगा आपको। तो पोटेंशियल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो इन साइड में कांस्टेंट हो जाएगा, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से वेरी करेगा। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल की वजह से बोल लो या कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से फील्ड के रिजल्ट और पोटेंशियल के रिजल्ट। नेक्स्ट, अब देखो आगे हमारे पास ग्राफ बनाने, स्टूडेंट यहां डरता है, थर थर कांपता है, ठीक है ना, कि ग्राफ कैसे बनाए। तो मजेदार खेल है, पहले भी मैंने सिखाया हुआ, वापस से सिखा रहा हूं। मेरे पास दो कंडक्टिंग शेल है, आप देख सकते हो आपके सामने, शेल अंदर से खाली होगी तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, वो आपके सामने है। तो इस पर टोटल चार्ज क्यू है, इस पर टोटल चार्ज 2q है। हमें फील्ड का ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट ग्राफ नहीं बना पाता, डर जाता है, ठीक है ना। फील्ड का ग्राफ बनाने में कुछ खास उसूलों का यूज किया जाता है, वही है। आप क्या करो, इन शेल के आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड में पॉइंट्स ले लो, ग्राफ बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये P1 पॉइंट जस्ट आउटसाइड ले लिया, ठीक है ना, जस्ट आउटसाइड लेकर के अब आपको क्या करना है, पहले फील्ड लिखनी है। फील्ड लिखने का तरीका के क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, अंदर वाले का रेडियस आर है, बाहर वाले का रेडियस 2r है। तो आप क्या करो, पहले फील्ड की वैल्यूज लिख लो, उसके बाद मैं ग्राफ बनाना बताता हूं। तकरीबन 1 से सवा मिनट लगता है इस ग्राफ को देखने में, यानी थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसेप्ट अच्छा माना जाता है, लेवल एडवांस हो जाता है। तो अगर हम P1 पर फील्ड निकालें तो P1 पर फील्ड निकालने के लिए मेरे को चार्ज एनक्लोज चाहिए। तो मैंने ये बनाया गॉसियन सरफेस, तो ये दोनों को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, तो चार्ज एनक्लोज हो गया 3q, डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो गया अप्रोक्सीमेटली 2r। तो E एट P1 आ गया k 3q डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर। तो मैं इसको लिख रहा हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर को E नॉट लिख लेते हैं, तो 3/4 E नॉट। तो P1 पर फील्ड मेरे पास आ गई 3/4 E नॉट, ठीक है ना, ये फिक्स हो गई। E नॉट के टर्म में हमने फील्ड लिख ली। P2 पर आते हैं। अब जब आप P2 पर आओगे तो P2 जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड से क्या होगा, डिस्टेंस वैरी नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेटली 2r ही रहेगा। हाँ,
बट अब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो बाहर वाला चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, सिर्फ जो इसके अंदर आएगा यानी क्यू वाला चार्ज एनक्लोज होगा, तो चार्ज एनक्लोज पे फर्क पड़ जाएगा। तो के चार्ज एनक्लोज्ड हो गया क्यू, डिस्टेंस हो गया वही 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो फील्ड देख लो चेंज हो गई E0/4। सही है, तो स्टूडेंट ये नहीं कर पाता, इसलिए ग्राफ नहीं बना पाता। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं इसके जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड। तो फील्ड एट P3 पर गॉसियन सरफेस बनाओगे, चार्ज एनक्लोज क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस यहां पर अब r के बराबर हो जाएगा, तो KQ/r स्क्वायर, और ये फील्ड हमारी E0 हो गई। फील्ड एट P4 अगर हम देखें तो P4 पर आप देखो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, इसलिए फील्ड की वैल्यू 0 हो गई, मतलब अंदर में फील्ड हमारे पास 0 आएगी। अब बीच में देखोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगी, आउटसाइड में देखोगे तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर यानी डिक्रीजिंग ग्राफ रहेंगे, ये इसकी पहचान हो गई। अब ग्राफ की बारी, बहुत ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है ताकि परफेक्शन आ जाए। देखो दो रेडियस है R1 और R2, ये हो गया R1, सही है, ये हो गया R2, ये एक लाइन खींच ली हमने डॉटेड, ताकि हम जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड के पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकें। ये हो गया जस्ट आउटसाइड, ये हो गया जस्ट इनसाइड, ये हो गया जस्ट इनसाइड, ये हो गया जस्ट आउटसाइड। तो ये ध्यान रखना, ये वर्टिकल लाइन बड़ी जरूरी है। अब जो फील्ड के रिजल्ट्स आपके पास हैं E0 के टर्म में, उनको यहां अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा हो गया E0/4, यहां लगा दिया, फिर हो गया 3/4 ऑफ E0, यहां लगा दिया, और फिर हो गया E0, उसको यहां लगा दिया, जीरो फील्ड यहां पर आ गई। अब इन पॉइंट्स पर फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। P4 पर फील्ड 0 है, यानी इस जगह फील्ड यही रहेगी और अंदर कंटिन्यूअसली 0 रहेगी। P3 पर फील्ड E0 है, यानी यहां पर फील्ड आ जाएगी। P2 पर फील्ड E0/4 है, यानी ये फील्ड यहां पर आ जाएगी। ठीक है ना, पॉइंट ध्यान रखना, जस्ट इनसाइड है तो जस्ट इनसाइड, यहां मत कूद जाना, नहीं तो ग्राफ कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पर इसके जस्ट आउटसाइड, यानी P1 वाले पॉइंट पर फील्ड 3/4 E0 है, तो 3/4 E0 से शुरू होगी और लार्ज डिस्टेंस पर कम होती जाएगी। अब ग्राफ तो अंदर कंटिन्यूअसली 0, यहां पर फील्ड यहां से यहां तक, यहां पर फील्ड इधर से शुरू होगी और लार्ज डिस्टेंस पर 0 तक जाएगी। सिंपल, ऐसे मैंने लेक्चर में खूब करा रखे हैं, तो मेरे ख्याल से सक्षम प्लस वालों के लिए तो ये मजाक टाइप की चीज है। ठीक है, उनको बड़े आराम से आता होगा। तो आई थिंक आपको बहुत इजीली सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। आउटसाइड में देखोगे तो वही फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऑन द सरफेस मैक्सिमम मिलेगी KQ/r स्क्वायर। हाँ, इन साइड में फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रहेगी, तो ग्राफ इन साइड में स्ट्रेट लाइन, बाहर डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है ना, पोटेंशियल में भी रिजल्ट ट्विस्टेड है, आउटसाइड में सेम है। ठीक है ना, वही KQ/r, इन ऑन द सरफेस भी हमारा KQ/r, इन साइड में फॉर्मूला है KQ/2r3 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब यहां पर ये फॉर्मूला भी अच्छा है और ये याद भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब वहीं अगर हम सेंटर पर निकालें तो सेंटर ऑफ स्फीयर पर निकालने के लिए हम स्मॉल r को 0 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 KQ/r, यानी 3/2 टाइम्स फील्ड एट द सरफेस। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, 3/2 टाइम्स सरफेस होता है। ये रिजल्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ग्राफ देखो, अंदर का ग्राफ रहेगा पैराबोलिक, ठीक है ना, और बाहर का ग्राफ रहेगा हाइपरबोलिक, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ये हो गया हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल का ग्राफ। इस पे रिजल्ट जो बनते हैं वो वर्क एनर्जी के बनते हैं, मैंने रखे हैं, आपको कराऊंगा। नेक्स्ट हमारे दो घिसे पिटे सवाल आ जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारी कंडक्टिंग शीट और इधर हो गई थिन नॉन कंडक्टिंग शीट। तो कंडक्टिंग शीट का फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट ही ध्यान कर लो, σ/ε0 होता है। इन साइड में फील्ड ऑब्वियसली 0 मिलेगी। नॉन कंडक्टिंग थिन शीट में जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है σ/2ε0। इसमें हमारा जो सवाल रहता है वो एक बार मैं वो सवाल भी आपको दिखा दूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस चीज को एग्जाम में मैनेज करना। जैसे ये वाला सवाल आपने अक्सर देख रखा होगा, कहता है ये एक वॉल है, अब नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी, ठीक है ना, तो ये एक वॉल है, इस पर हमने चार्ज दे दिया, लेट्स से दैट हमने इसको जो चार्ज दिया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये हमने एक पॉइंट चार्ज है, प्लस का चार्ज क्यू है, मास एम है, ये इससे सस्पेंड कर दिया। कहता है ये इक्विलिब्रियम में, तो ये एंगल बता दो। ये हो गया इसका कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना, इससे यही प्रॉब्लम आता है और दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। तो अब क्या करेंगे, वही जैसा आपने कूलम्स लॉ में मेरे से पढ़ा था थ्रेड चार्ज प्रॉब्लम में, तो आपने इधर फोर्स लगाई, ये फोर्स हो गई क्यू ई की, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ गया हमारा एम जी और इधर आ गया टेंशन। अब मान लो अगर हमें टेंशन निकालनी हो तो वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगी, √mg² + qe²। एंगल निकालना हो तो हमारा वही फॉर्मूला tan थीटा
इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब आप यहां पर अपना पैरेललोग्राम बना लो, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये एंगल आपका वही एज इट इज थीटा हो गया, ये फोर्स इधर कॉपी हो गई, क्यू ई हो गई, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी क्यू ई डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है ना। अब आप ई का फॉर्मूला डाल दो, ई का फॉर्मूला हो गया, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डाल दो, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिचुएशन के हिसाब से पुट कर दो और रिजल्ट निकाल लो। चलते हैं आगे। अब दूसरा जो सेक्शन बनता है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट जनरली ये भी अब एग्जाम के अंदर तो देखो बड़ा गरीब लेवल आता है, 2 प्लेटें दे देता है बस, उतने में ही पूछ लेता है और स्टूडेंट कहता है जी हम तो ये भी नहीं जवाब देंगे, हमें ये भी नहीं आता, ठीक है ना। तो यहां मैंने फिर भी 3 प्लेट रखी है, 4 रख लो 5 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम है। पहली स्टेप, इन पर हमने चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है ना, तो जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो अंदर वाले फेसेस है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन पे हमेशा इक्वल अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। इक्वल अपोजिट रहेगा तो जब कंबाइन करोगे ये इधर काट देगा ये इधर काट देगा, तो जो भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा आउटर सरफेसेस पर ही आता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्लेट सिमेट्रिक है। तो पहला काम होता है आउटर सरफेसेस का चार्ज लिखना, उसके लिए टोटल चार्ज लिखो और आधा कर दो, पहली स्टेप। तो आपने यहां पर चार्ज लिख लिया, यहां पर चार्ज लिख लिया, अब इधर का चार्ज लिखना है। देखो ये प्लेट आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका टोटल चार्ज -2q रहेगा, चाहे इधर कितना भी आ जाए, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने इधर 5 रुपए डाल दिए, तो ऑब्वियसली बाकी बचे वो दूसरे पॉकेट में ही डालूंगा ना, ठीक है ना, अगर मैं खर्च नहीं कर रहा, कंजर्वेटिव हूं तो इसी तरीके से अगर ये प्लेट पर चार्ज -2q है, आइसोलेटेड है मेरी तरह, खर्च नहीं कर रही, तो इधर कितना भी आ जाए अंदर जो रहेगा बाकी बचा कुचा ही रहेगा, तो बाकी चार्ज इसमें से बचा हुआ मतलब इसमें से इसे माइनस कर दो, इधर का चार्ज लिख लो, सिंपल लॉजिक है। अब यहां लिख लिया तो अपोजिट साइड पे इंडक्शन लगा लो, इक्वल अपोजिट, फिर यहां आ गया तो माइनस करके इधर का लिख लो, ठीक है ना। इधर लिख लिया तो इधर साइड पर आप लिख लो इंडक्शन लगा करके, अब वेरीफाई कर लो सही किया है नहीं किया है, इसको जोड़ करके देख लो 6q के बराबर होगा, प्रूफ भी हो गया कि हमने सही किया है गलत किया। आ जाओ सीखते हैं। तो टोटल चार्ज की वैल्यू तो 6 और 4 10 -2, ठीक है ना, यानी टोटल चार्ज हो गया हमारा 8q। तो आउटर सरफेसेस पर जो चार्ज आएगी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो, वो इसका आधा यानी 4q। तो हम शुरू हो जाते हैं आउटर सरफेस पर, 4q 4q। अब कोई भी एक प्लेट पकड़ लो और शुरू हो जाओ। यहां 4q आ गया, टोटल रहना -2q है, तो बचा कुचा कितना -2q -4q, यानी हो गया -6q। तो इधर आ जाएगा सामने +6q। अब 4q में से 6q माइनस करोगे, ठीक है ना, इधर आ जाएगा -2q, इधर आ जाएगा +2q। अब चेक कर लो सही किया है गलत किया है, इन दोनों को जोड़ करके देख लो, ये होना चाहिए 6q के बराबर, बिल्कुल सही मिल रहा है। अब मान लो फील्ड लिखनी है, तो यहां की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। अब फील्ड का फॉर्मूला यहां प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इधर की फील्ड हो गई, जो भी चार्ज दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड 6q बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहां की फील्ड लिखनी है, तो यहां की फील्ड हो गई E1 डाल देता हूं E2, ये हो जाएगी 2q बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्योंकि फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए फील्ड कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम E इंटू डी से लिख लेंगे, ठीक है ना। E इंटू डी से लिख, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, जो पॉजिटिव वाला वो हाई, नेगेटिव वाला लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई 6qd डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। एक तीर से तीन निशाने लगा दिए, ठीक है ना। चार डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फील्ड लिखना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आ गया, मजे करो, ठीक है ना। और मास्टर शीट लगा लेना, मिल जाएंगी ये सारी चीजें। अब ये बहुत ही पेटेंटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बरसों से रघुकुल रीति सदा चली आई, वैसे ये प्रॉब्लम भी सदा चला आ रहा है पता नहीं कितने टाइम से, कि हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर को फील्ड में रखा है, ठीक है ना। तो बताओ ये फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन कैसा होगा। देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं, जैसे ही फील्ड देखते हैं इनको आग लगती है, ठीक है ना, ये अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और ये बाहर वाली फील्ड को उड़ा के रख देते हैं, कहते हैं कोई भी घुसपैठिया हमारे अंदर नहीं घुस सकता, इतने लॉयल होते हैं, ठीक है ना। तो ये चार्जेस अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस या पोलराइजेशन वाले चार्जेस। तो फील्ड के डायरेक्शन में चल गया पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस का टोटल पर्पस यही होता है, ये बाहर वाली फील्ड को कैंसिल आउट करना, ठीक है ना। तो इसलिए कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड देखने को मिलती है वो हमेशा 0 मिलती है। ये नेट फील्ड हमें 0 इसलिए मिलती है क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज की फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर जाती है, पेटेंटेड। अब अगर इन फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन देखेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर हमेशा इक्वी पोटेंशियल होता है, इसलिए जो फील्ड बचती है वो अपने आप को मजबूरी में ऐसा ओरिएंट करती है कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। तो आप देखो ये जो फील्ड लाइन थी ये अपने आप को इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे सर घूम क्यों गई, क्योंकि सर्कल या स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसके परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास करता है। तो इनको ऐसा होना पड़ता है कि ये इसके सेंटर से पास करती हुई दिखाई दे, सेंटर से पास करती हुई दिखाई दे, ठीक है ना। इसलिए ये सरफेस पर अपने आप को
रीओरिएंट कर लेती हैं। मजेदार खेल था। एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें बता दूं, ठीक है ना, वो एग्जांपल ये रहा। मान लो ये भी पेटेंटेड है, ठीक है ना, आता है तो यही आता है, पेटेंटेड डायलॉग भी है मेरा, आता है तो यही आता, नहीं तो नहीं आता। ये हमारी कंडक्टिंग शेल है। तो ध्यान रखना, शब्द ध्यान रखना, कंडक्टिंग होगा तो ही इंडक्शन लगेगा, वरना नहीं लगने वाला। ये क्यू चार्ज यहां पर रखा है, ठीक है ना। अब ये कहता है इस पी पॉइंट पर फील्ड बता दो। आप खुश हो जाते हो, कंडक्टर के अंदर दो फील्ड जीरो। अरे पहले सुन तो लो भाई, उसकी कौन सी फील्ड पूछ रहा है। वो कहता है इस जगह फील्ड बता दो इंड्यूस चार्ज की। अब आपको नहीं, फील्ड तो जीरो, आपने तो एक ही चीज सुन रखी है, नहीं, नेट फील्ड जीरो। तो पी पॉइंट, और ये यहां से डी डिस्टेंस पर है, तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज की, ये इंड्यूस्ड फील्ड नहीं है, शब्दों पे गौर करना, इंड्यूस्ड चार्ज की फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड वो नॉन कंडक्टिंग होती है, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ये कंजर्वेटिव है। तो इंड्यूस्ड चार्ज की फील्ड है, तो इंड्यूस्ड चार्ज की फील्ड हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल और अपोजिट होती है, इसलिए नेट फील्ड जीरो होती है। अब आपको क्या पूछा है? इंड्यूस चार्ज की फील्ड। हमें क्या पता इंड्यूस चार्ज की फील्ड कितनी होगी? हम एक्सटर्नल जानते हैं, तो हम ये जानते हैं तो ये बता देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्सटर्नल की फील्ड लिख लो के क्यू बाई डी स्क्वायर। तो एग्जाम में सुनते ही नहीं जीरो होता है, जीरो होता है, जीरा खा के मत चले आना, ठीक है ना। सोच समझ करके समझना, तब आंसर देना कि वो कौन सी फील्ड पूछ रहा है। अगर नेट पूछ रहा है तो ठीक है जीरो होगा, ठीक है ना। और अगर इंड्यूस चार्ज की फील्ड पूछ रहा है तो जीरो नहीं होगी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करना। बात ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट, मजे आ रहे हैं? देखो पूरे कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्लियर हो गए। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, मेन खेल पर आ जाते हैं, जो हम पोटेंशियल का खेल है, ठीक है ना। इस पोटेंशियल के अंदर हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, जो हम इस पूरे लेक्चर के अंदर यूज करते हैं, वर्क एनर्जी के सवाल बनाते हैं। तो देखो, हम एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, फॉर्मूले पहले रिवाइज कर ले। पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया के क्यू बाय आर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। अब दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स एंड ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम इस डेफिनेशन को छोड़ो, आप सीधे फॉर्मूला ध्यान रखो, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, चार्जेस का साइन भी पुट करना है। तो ये तो हो गई दो चार्जेस की। अब इसी तरीके से अनेक चार्जेस हो तो नंबर ऑफ पेयर बनाते हैं। अगर n चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ पेयर n(n-1/2) रहेंगे, ठीक है ना। तीन चार्जेस हैं, तीन पेयर, चार चार्जेस हैं, 6 पेयर एंड अप टू सो ऑन। अब जैसे आप देख रहे हो हमारे पास ये चार चार्जेस हैं, तो पेयर कैसे बनाए? तो पहले चार तो सीक्वेंस वाले ले लो, 1 2 3 4, ठीक है ना। इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, के क्यू स्क्वायर बाय आर, के क्यू स्क्वायर बाय आर, चार्जेस को साइन भी पुट करना है, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के ये हो गई 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो मैंने लिखा 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर। चार पेयर हुए, टोटल बनते हैं 6 पेयर, दो ये डायगोनल वाले हो गए, डायगोनल की लेंथ हो गई √2r, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय √2r, ये भी हो गया के क्यू स्क्वायर बाय √2r, तो टोटल हो गया 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2r। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पेयर की आ जाती है। इसमें मोस्टली आते हैं वर्क एनर्जी के सवाल। तो जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो एजेंट का जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, वो -W कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिव के वर्क डन के इक्वल अपोजिट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और Q0 डेल्टा V के बराबर होता है। अब यूज कैसे करना है? देखो, अब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है तो वहां पर वर्क डन निकालने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे। जहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, कहां नहीं पता वो बताऊं। जैसे स्फीयर के सामने पॉइंट चार्ज रखा, हमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी पता है? पॉइंट चार्ज सिस्टम की पता है। स्फीयर के सामने पॉइंट चार्ज रखा, नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे Q0 डेल्टा V। तो जहां हमें पोटेंशियल पता है वहां Q0 डेल्टा V यूज कर लेंगे, जहां हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है वहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल लेंगे। सवाल की जरूरत है तो देखो सवाल, जैसे ये तो पेटेंटेड सवाल है, हर बार कराता हूं आपको, ठीक है ना। तो वहां ट्रायंगल कराता था, इस बार मैंने सोचा स्क्वायर ले लो। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों चार्जेस को हमने मूव करा के एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। कहता वर्क डन बता दो। अब आप स्क्वायर में क्या जानते हो? पोटेंशियल एनर्जी जानते हो। आपने फट से क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी टेक्निक से वर्क डन निकाल लेना है। तो पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कितने पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर, ये रहे 2 पेयर, ये रहे, इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। इसकी हो गई के क्यू स्क्वायर बाय 2r, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, तो सीधे लिख लेते हैं 4 के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है ना। तो ये हो गई इन चार चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। प्लस अब डायगोनल वाले की, डायगोनल कितना हो गया? तो देखो ये 2r है, तो डायगोनल लेंथ हो गई 2√2r, सही है। तो डायगोनल वाले की हो गई के क्यू स्क्वायर बाय 2√2r, ऐसे दो डायगोनल है तो ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 2√2r। तो आई थिंक आपको आराम से आ गया होगा समझ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो बेहद आसान है, बस आर आ जाएगा यहां। तो 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r।
दैट्स इट। अब क्या करना है, ये माइनस ये कर लो, इसमें से इसे माइनस कर लो, बेहद आसान है माइनस करना, इसमें से इसे माइनस कर लो, आपके पास फाइनल वर्क डन का भी आंसर आ जाएगा, कंजर्वेटिव का वर्क डन पूछता है उसका भी आंसर आ जाएगा, सारी चीजें एक लाइन में निकल के आ जाएंगी। अब कराता हूं कुछ स्पेशल सवाल जो आते ही आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो ये रिंग, इस टाइप के सवाल जो आते हैं उन्हीं में तो स्टूडेंट डरता है, उन्हीं से बचाने के लिए लेक्चर्स है। तो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम यहां से यहां उठा के ला रहे हैं, हम घर से खाली हैं यानी हम एजेंट है, ठीक है ना। तो एजेंट यहां से यहां उठा करके ला रहा है, तो ये कहता है बताओ वर्क डन कितना होगा। एजेंट का वर्क डन बता दो, फील्ड का वर्क डन, फील्ड यानी कंजर्वेटिव का वर्क डन बता दो। अब क्या, अब हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते, हम डेल्टा वी जानते हैं, तो पोटेंशियल जानते हैं, ठीक है ना। हम इस रिंग की वजह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे। पहले रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हो गया एक्सिस पर डिस्टेंस। अब इनिशियल पॉइंट पी पॉइंट है, एक्स की वैल्यू साफ चमक रही है √3r, तो पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट हमारे पास हो गया के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस √3r। जैसे ही आप इसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर। फाइनली आंसर आ जाएगा के क्यू बाय 2r। ये है इसका कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। इन्हीं में स्टूडेंट फंसता है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखें, फाइनल पॉइंट कहां पर है भाई, सेंटर पर है। सेंटर पर एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो सेंटर पर पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। दैट्स इट। वर्क डन लिखना है, चलाओ ब्रह्मास्त्र। W एजेंट माइनस W कंजर्वेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट डेल्टा V, ठीक है ना। तो जो जानते हो वहां तक चलो, ठीक है ना, और फिर ब्रेक मार दो। अब हम डेल्टा V जानते हैं, पुट कर दो Q नॉट, इस पे भी ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही पुट करना है, नेगेटिव है नेगेटिव पुट करना है, पॉजिटिव है पॉजिटिव पुट करना है। डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 2r। तो फाइनली रिजल्ट बचेगा हमारे पास के क्यू बाय 2r, और आंसर आ गया के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r। कितना मजेदार था, कौन सा टाइम लगा, कुछ भी नहीं, और एक अच्छे लेवल का सवाल आपके पास आ गया। एग्जाम में आया तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे वो तो छोड़ के आने वाले हैं, जिन्होंने देख रखे हैं वो करके आ जाएंगे, अगर प्रैक्टिस कर ली और मास्टर शीट लगा ली तो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, टनल इन स्फीयर, बहुत ही बेहतरीन शानदार टाइप का सवाल। ये कहता है जी अब हम यानी एजेंट इस चार्ज को लार्ज डिस्टेंस से छोड़ देते हैं, ठीक है ना, यानी हमने चार्ज को छोड़ दिया। अब एजेंट गायब होते ही, ठीक है ना, जहां एजेंट एक्ट नहीं कर रहा, नॉन कंजर्वेटिव एक्ट नहीं कर रहा, वहां होती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो दो बातें ध्यान कर लेना, या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल होगा, या अगर आप वर्क कर रहे हो तो एजेंट का सवाल होगा। एजेंट के लिए ब्रह्मास्त्र दे दिया और मैकेनिकल एनर्जी यूज करना सिखा देता हूं। तो अगर हमने इसे रिलीज कर दिया, रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो। तो बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। तो बताने का तरीका होगा के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। अब हम यार पोटेंशियल एनर्जी तो जानते नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको इधर लाते हैं, तो के आई माइनस के एफ इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई। ये तो हम जरूर जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है क्यू डेल्टा वी के बराबर होती है, तो इसे हमने डाल दिया क्यू नॉट डेल्टा वी। सही है, तो क्यू नॉट यानी वो चार्ज जिसे हम रिलीज कर रहे हैं, डेल्टा वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस स्फीयर की वजह से। अब ये कहता है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी, काइनेमेटिक्स का कांसेप्ट, जहां पर फोर्स 0 होगी। फोर्स कहां 0 होगी, जहां फील्ड 0 होगी। फील्ड कहां 0 होती है, सेंटर पर। तो जब ये चार्ज सेंटर पर पहुंचेगा तब तक ये एक्सेलरेट होता रहेगा। हाँ, यहां एक्सेलरेशन अलग होगा, यहां एक्सेलरेशन अलग होगा, क्योंकि अंदर बाहर फील्ड अलग अलग है। यहां पहुंच करके फील्ड और एक्सेलरेशन 0 होंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मिल गया कंसेप्ट। अब कितनी होगी ये भी उसने पूछना है, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, ठीक है। डेल्टा यू को हम क्यू डेल्टा वी से निकालेंगे। क्यू कितना है, माइनस का क्यू नॉट, माइनस का स्मॉल क्यू, ठीक है ना। डेल्टा वी हो गया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है। ये माइनस माइनस उड़ा दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू फाइनल पॉइंट, फाइनल हो गया स्फीयर का सेंटर, सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है 3/2 के क्यू बाय आर। वैल्यू सीधी पता है, पुट कर दो, तो 3/2 के क्यू बाय आर। इनिशियल पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पर है, इंफिनिटी पर है, वहां पोटेंशियल 0 हो गया। तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 3/2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर। अगर आप ये साइन वाइन लगाने भूल जाते हैं, आंसर नेगेटिव में आते हो, और वहीं पता चल जाता है स्पीड नेगेटिव में तो होती नहीं, ठीक है ना, यानी कुछ गड़बड़ कर बैठे हो, तो सही कर लो उसको। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो जब भी चार्ज को रिलीज कर दिया जाए
फट से लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जहां चार्ज को आप पकड़ करके मूव करा रहे हो वहां लगाओ अपना ब्रह्मास्त्र, डब्ल्यू एजेंट बराबर माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा यू बराबर क्यू डेल्टा वी, ऐसे याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने है अर्थिंग। देखो अर्थिंग से स्टूडेंट घबराता है, डरता है, पता नहीं वो सोचता है अर्थिंग में जाने क्या हो गया। अर्थिंग बेहद आसान है और इवन मैं शॉर्टकट भी बना के दे रहा हूं आपको अर्थिंग का आपके सामने। अर्थिंग करने से जिस जगह की अर्थिंग करते हैं वहां का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यही उसका इलाज है। चार्ज नहीं, चार्ज में और मे नॉट भी जीरो, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, फट से जिसकी अर्थिंग करी गई है उसका पोटेंशियल लिखा, तो इसका पोटेंशियल, इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन, ये इसके सरफेस पर है, सरफेस पर के क्यू बाई आर, और इसके इनसाइड है, इनसाइड में वही रहेगा जो आउटसाइड वाले सरफेस पर रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, तो के क्यू वन बाय आर वन, और इसका कंट्रीब्यूशन हो गया जो इसके सरफेस पर होगा वही अंदर पोटेंशियल रहेगा, के क्यू टू बाय आर टू। उठा आगे जीरो मार दिया, आपके पास Q1 का वैल्यू आ गया नेगेटिव R1 बाय R2 इंटू Q2, मतलब यहां जो चार्ज आएगा इस चार्ज का अपोजिट और R1 बाय R2 के रेशियो के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से आप इस रिजल्ट, जैसे मान लो इधर Q है, ये रेडियस R है, ये 2R है, आप सट से ऐसे आंसर लिख लो, माइनस R बाय 2R यानी हाफ ऑफ Q। ओरल सवाल हो गया आपके लिए। इधर आ गया मान लो माइनस का 2Q, रेडियस है R और 3R, तो 1/3 प्लस का 2Q, ठीक है ना, ऐसे करके कर लो। तो मेरे ख्याल से अब अर्थिंग आपके लिए छूमंतर का खेल है, आप इसको फूक मार के उड़ा सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर हम आउटर शेल की अर्थिंग करते हैं तो क्या होगा, तो आउटर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, उसको कर देते हैं। जैसे ही आउटर का पोटेंशियल जीरो मिलेगा, यहां तो और आसान है, Q2 बराबर माइनस Q1, यानी आउटर शेल पर चार्ज जो आएगा अंदर वाले का इक्वल और अपोजिट आ जाएगा। ये हो गया अर्थिंग का खेल। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अब आप अर्थिंग आराम से कर सकते हो। मेडिकल लेवल पर 2 शेल की ही अर्थिंग रहती है, 3 की अर्थिंग में क्या होता है, थोड़े रिजल्ट्स जो हो जाते हैं लेंदी हो जाते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, रिजल्ट लेंदी हो जाते हैं। अब इतना लेंदी 45 क्वेश्चन करने हमें इतना लेंदी एग्जामिनर नहीं देता, तो ये लॉजिक है कि 3 शेल की अर्थिंग नहीं आती। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है, हाँ, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, 2 पॉइंट चार्जेस को हम कांटेक्ट में लाए, आधा आधा हो गया। अब यहां अलग अलग डायमेंशन है तो क्या होगा, तो कंसेप्ट ये है, जब 2 अलग अलग डायमेंशन वाले चार्जेस को कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो चार्ज तब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना कि चार्ज सेम हो जाए, तो पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं इसका चार्ज Q1 डैश ले लेता हूं, इसका चार्ज Q2 डैश ले लेता हूं। Q1 डैश Q2 डैश पूछेगा, कैसे लिखेंगे वो डायरेक्ट सिखा रहा हूं, तो सुनो। तो क्या होगा, फाइनली पोटेंशियल सेम, यानी के क्यू बाय आर का रेशियो सेम, सेम यानी कांस्टेंट, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी चार्ज रेडियाई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। तो अगर आपको ये चार्ज लिखना है तो Q1 डैश लिखना है, तो फट से लिखा R1, चार्ज डिवाइडर लॉ तैयार हो गया, R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। सही है, ऐसे करके आप एक लाइन में उड़ा दो। Q2 डैश लिखना है तो आप लिख सकते हो R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2। तो आई थिंक आपके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना भी अब बच्चों का खेल है, अगर रेडियाई अलग अलग है तो हर चीज कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो रहे हैं, बस अब प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे सामने है फेवरेट, ये मैंने वहां नहीं कैपेसिटर में नहीं बताया, यहां बताऊंगा, ठीक है ना, कि अगर हम बहुत सारी ड्रॉप्स को कंबाइन कर देते हैं तो पोटेंशियल ऑफ बिग बाय पोटेंशियल ऑफ स्मॉल डायरेक्ट आ जाता है, इवन आया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ बिग बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल। देखो जब ड्रॉप्स को कंबाइन कर रहे हैं 2 कंजर्वेशन लॉ लगते हैं, एक तो चार्ज कंजर्वेशन और एक वॉल्यूम कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन से NQ बराबर Q यानी चार्ज का रिलेशन मिल जाता है, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा करके रेडियस का रिलेशन मिल जाता है। अब मान लो आपको पोटेंशियल ऑफ बिग बाय पोटेंशियल ऑफ स्मॉल लिखना है, फट से आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया और रेडियस की वैल्यू पुट करी, चार्ज की वैल्यू पुट करी, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है N की पावर 2/3, सीधे लगा दो। तो जब भी ड्रॉप्स कंबाइन कर रही हैं पोटेंशियल ऑफ बिग बाय पोटेंशियल ऑफ स्मॉल, N की पावर 2/3। मान लो 1000 ड्रॉपलेट कंबाइन कर रही हैं तो 1000 की पावर 2/3 सीधे उड़ा दो, यानी 1000 हो गया 10 का क्यूब, 3 कटा, 10 का स्क्वायर, यानी रेशियो 100 के बराबर आएगा। तो अब अगर छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल दे रखा है तो बड़े ड्रॉप का निकाल लो मल्टीप्लाई करके, बहुत सिंपल है। इसी तरह कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग बाय कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल, सही है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर का 4πε0 R हो गया, तो ये बचा R बाय R, यानी रेडियाई का रेशियो ही है। R की वैल्यू कितनी है, N की पावर 1/3, यानी कैपेसिटेंस आ जाएगी N की पावर 1/3 के बराबर, पोटेंशियल आ जाएगा रेशियो में N की पावर 2/3 के बराबर। तो यहां दोनों ही चीजें हमारी खत्म हो गई। अब ये जब सरफेस टेंशन में पहुंचेगा तो वर्क डन देखेंगे, अभी की बात नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आप देख रहे हो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इससे भी आपका एक सवाल जनरली रहा करता था, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है आ जाए। तो अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दो तरीके से होता है, तो रेडियल फंक्शन में या कार्टेशियन फंक्शन में। रेडियल फंक्शन में तो डीवी बाई डी आर करके माइनस साइन के साथ निकाल लो, कार्टेशियन फंक्शन में तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा लो। एग्जाम्पल ये रहा, पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस समथिंग 7। तो ये कहता है फाइंड फील्ड एट ओरिजिन पर फील्ड बताओ। ठीक है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट दे देता है। तो बेहद आसान है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इजीली आप लगा सकते हो। तो डेल वी बाय डेल एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वाई और जेड हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहां एक्स का कोई टर्म नहीं है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1, बचेगा हमारे पास 3yz, यहां कुछ है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करते ही ये रिजल्ट आ जाएगा 0। सिमिलरली डेल वी बाय डेल वाई निकालोगे, पुट करोगे वो भी 0। डेल वी बाय डेल जेड निकालोगे वो भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम ओरिजिन पर फील्ड देखें तो ये फील्ड हमारे पास 0 के ही बराबर आ जाएगी, ओरिजिन पर फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ और कोऑर्डिनेट होते हैं, हम वो पुट कर लेते हैं, वहां फील्ड निकाल लेते। तो मेरे ख्याल से पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये कंसेप्ट सिंपल है, सबको समझ आ ही गया होगा, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। दूसरा, अगर फील्ड दे रखी है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो यहां दो बातें हैं। ठीक है ना, यहां दो बातें हैं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट लगा लो, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर। और अगर फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से निकलता है। जैसे एग्जांपल के नाम पे आप ये ले लो, मान लो हमें ये दे रखा है और खाली फील्ड ही क्यों निकाल लो, पूरा ही सवाल बना देता हूं। तो जैसे ही एग्जांपल, सवाल भी आपके सामने ही बन रहे हैं, मजे की बात तो ये है। तो ये कहता है हम एक क्यू चार्ज को यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, यहां से यहां ले गए, पूरा इंडिया घुमा डाला इसको। ठीक है ना। कहता है यहां पे कोऑर्डिनेट थे 0 0, ये कोऑर्डिनेट समथिंग a,0, इधर कोऑर्डिनेट a,a, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -a,a। ठीक है ना, हम यहां तक ले गए। इसका नाम a, इसका नाम b, ये पूरा टाइम पास करेगा, इसका नाम d। कहता है वर्क डन बता दो। अब आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, वर्क डन यानी हम क्यों डेल्टा वी लगाएंगे, क्योंकि हम इधर डेल्टा वी निकाल सकते हैं। तो पहले डेल्टा वी निकालेंगे, कैसे? माइनस फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगी हमारे पास ई नॉट आई कैप डॉट, अब डिस्प्लेसमेंट लिख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। खेल खत्म। तो माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। अब जे में कुछ है नहीं तो इसको भगाओ, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस ई नॉट ए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्यू इंटू डेल्टा वी करके। तो वर्क डन हो गया हमारे पास क्यू इंटू डेल्टा वी। किसका वर्क डन है भाई? एजेंट का वर्क डन। अपना वही ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, चार्ज जैसा है वैसा पुट करेंगे, और डेल्टा वी की वैल्यू जैसी ही निकाली हुई है ई नॉट इंटू ए, वही उठा करके डाल दी, ई नॉट था ये। तो आई थिंक एक चीज से कई सारे कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो गए, अब आप इन प्रॉब्लम में अटकोगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो वीआर ग्राफ। हमें पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है, यहां पर फील्ड निकालनी है। इवन कई बार ये फील्ड का ग्राफ भी पूछ लेता है, मैंने आपको पहले भी कराया हुआ था, अभी फिर से बता रहा हूं। तो जैसे कह रहा है ए बी में बताओ, बी सी में बताओ, सी डी में बताओ। पहले कंसेप्ट, तो फील्ड हो जाएगी माइनस डीवी बाई डी आर, और डीवी बाई डी आर और कुछ नहीं होता, वो होता है स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ। ठीक है ना। तो आप वीआर ग्राफ का स्लोप लिखेंगे, और स्लोप अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो टेन थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अब जैसे हमें ए बी में फील्ड निकालनी है, तो पहले मैंने लगाया माइनस, और यहां से यहां तक का स्लोप निकालूंगा। तो मैंने बना लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया इसके बराबर 10 वोल्ट, बेस हो गया 1 के बराबर, खेल खत्म। तो माइनस का 10/1, तो फील्ड की वैल्यू आ गई -10 वोल्ट पर मीटर। दैट्स इट। अब बीसी में फील्ड निकालनी है, तो बीसी में आप चेक करो, इसका स्लोप तो 0 ही है, तो बीसी में जो फील्ड आ गई मेरे पास वो 0 आ गई। अब सी डी में मेरे को फील्ड निकालनी है, तो माइनस, अब यहां का स्लोप, ये डिक्रीजिंग लाइन है तो डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है, तो माइनस, अब टेन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज स्टिल 10, और बेस का वैल्यू देखो यहां से यहां का गैप वो हो गया 1 के बराबर, तो 10, और रिजल्ट आ गया +10 वोल्ट पर मीटर। अब कोई कहे ग्राफ बनाओ, तो रो के मत चले आना, नहीं हमें नहीं आता, आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हो गए फील्ड के ग्राफ का रिजल्ट। ये हो गया 1 मीटर, इधर हो गया, सॉरी हाँ, ये 1 मीटर, इधर हो गया 3 मीटर, इधर हो गया 4 मीटर, ये हो गया 0। अब ग्राफ बेहद आसान,
यहां से यहां तक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है -10 के बराबर, तो -10 पे ये कांस्टेंट वाला ग्राफ आ गया। इतने रीजन में फील्ड 0 है तो 0 पर आ गया, इतने रीजन में फील्ड +10 के बराबर है तो +10 पर आ गया। ये हो गया फील्ड का ग्राफ। सही है, तो एक एक कंसेप्ट और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्लियर। अब पोटेंशियल में नहीं डर लगेगा आपको। नेक्स्ट हाँ, फिर वो हमारी फील्ड लाइंस आ जाती हैं। तो फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल, देखो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात आप सब जानते हो। जितनी फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होगी, जितनी फील्ड लाइन दूर दूर होंगी उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी बुक में एनसीईआरटी में इजिली अवेलेबल है, आप आराम से फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देख लो। इक्विपोटेंशियल मैं बताने जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिन पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अब जैसे अगर हमें फील्ड लाइन यूनिफॉर्म दे रखी है तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन के जो इक्विपोटेंशियल्स होंगे, और इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहते हैं, तो ये इस तरीके से फील्ड के परपेंडिकुलर आप जो सरफेसेस बनाएंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे। यहां से यहां मूव करोगे कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि डेल्टा वी 0 हो जाएगा। यहां से यहां जाओगे तो जरूर वर्क डन होगा और वही क्यू डेल्टा वी से हम निकाल लेंगे। तो प्लेनर फील्ड लाइंस का, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल जो होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे स्फेरिकली रेडियल होती हैं, ठीक है ना, ये क्यू चार्ज है तो इनके इक्विपोटेंशियल ये स्फेरिकल रहते हैं। तो अब अगर आप इस स्फीयर पे मूव करोगे, ये V1 ये V2, ठीक है ना, अब अगर आप इस स्फीयर पे मूव करोगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। हाँ, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक जाओगे तो जरूर वर्क डन होगा। कैसे निकालेंगे? क्यू डेल्टा वी, ठीक है ना, एक एक चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज का जो सिलेंड्रिकली रेडियल फील्ड रहती है, बताई थी मैंने आपको पार्ट 1 में, और इसका अगर आप इक्विपोटेंशियल बनाओगे तो ये सिलेंड्रिकल बनेगा। इस सिलेंडर पर घूमोगे तो वर्क डन 0 रहेगा, एक से दूसरे पर जाओगे तो क्यू डेल्टा वी होगा। इससे आप कर सकते हो। तो ये होगी इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आ जाता है डायपोल का। डायपोल में जबरदस्त चीजें, एक बार पहले फॉर्मूले हम लोग डायपोल के रिवाइज कर लेते हैं। डायपोल के अंदर हमारे बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे दो डायपोल के बीच में फोर्स, ठीक है ना, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके का। पॉइंट चार्ज और डायपोल का आगे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी तरीके का डायपोल का एसएचएम वाला सवाल सब रखा हुआ है। देखो ये हमारे पास एक डायपोल है। अब डायपोल मतलब दो पोल इक्वल और अपोजिट, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी Q इंटू डी, और ये हमेशा जो रहता है डायपोल ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है। अब डायपोल अगर शॉर्ट है, ध्यान रखना शॉर्ट डायपोल, तो उसके वजह से थीटा एंगल पर अगर हम फील्ड निकालना चाहें तो ये नेट फील्ड इस रेडियल लाइन से अल्फा एंगल पर डायरेक्टेड होती है, ठीक है ना। अल्फा और थीटा का रिलेशन पूछता है तो वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर हाफ tan थीटा, ठीक है ना। अब अगर नेट फील्ड पूछता है तो इसका फॉर्मूला है kp/r³, ये याद रखते हैं भाई, ठीक है ना। √3 cos² थीटा +1, ये नहीं वहां बैठ के डिराइव कर रहे हैं, इतनी फुर्सत नहीं है अपने पास। पोटेंशियल का फॉर्मूला है kp cos थीटा /r²। तो ध्यान रखना फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और मान लो भूल गए तो भूल गए तो मास्टर शीट के अंदर मैंने ऐसा प्लान कर रखा है डायपोल कि आप भूल के भी नहीं भूलोगे, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि सवाल तो करके आ जाओगे। अच्छा, एक्सियल लाइन की फील्ड, यानी इस लाइन पर फील्ड जो होती है डायपोल के डायरेक्शन में होती है, मैग्नीट्यूड 2kp/r³। इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मैग्नीट्यूड kp/r³। तो हम यहां से कह सकते हैं एक्सियल लाइन की जो फील्ड होती है इक्वेटोरियल की मैग्नीट्यूड में डबल होती है, ठीक है ना। अब अगर एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है थीटा एंगल पर, तो ऐसे में उसका जो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगी उसको निकालने का तरीका P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो अपना वही क्रॉस प्रोडक्ट से आप आराम से निकाल सकते हो। और सिंप्लीफाई करें P sin थीटा। अब यहाँ तीन बातें आती हैं। अगर ये डायपोल फील्ड के पैरेलल है तो ऐसे में स्टेबल इक्विलिब्रियम, आगे सवाल बता दूंगा। फील्ड के एंटी पैरेलल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर है तो टॉर्क 0 मिलेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, तो ये बेसिक्स हैं, मेरे ख्याल से आप सबको आते हैं, बस खाली रिवाइज करना है। तो -P cos थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी -P के बराबर, अनस्टेबल में मैक्सिमम होगी +P के बराबर, परपेंडिकुलर में 0 हो जाएगी। अगर हम डायपोल को रोटेट कराते हैं अगेंस्ट द फील्ड, हम एजेंट, तो वर्क डन हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। मैक्सिमम वर्क डन 0 से 180 के लिए होता है, ट्वाइस ऑफ PE के बराबर होता है, यानी आप ट्वाइस ऑफ टाउ मैक्स भी बोल सकते हो उसको। तो ये बेसिक थे जो रिवाइज कराने जरूरी थे। अब आप देख रहे हो हमारे पास डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मजेदार खेल है, ठीक है ना। तो अगर हम डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो कंसेप्चुअल, डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर फोर्स मस्ट बी 0, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, जितनी पॉजिटिव पर फोर्स लगेगी उसके अपोजिट नेगेटिव पर लगेगी, फोर्स तो कट जाएगी। टॉर्क में और मे नॉट बी 0, थीटा 0 और 180 है तो 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स मस्ट बी 0
टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो, यानी मे बी जीरो और टॉर्क भी मे बी जीरो, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोनों जगह इक्वल अपोजिट फोर्स लगे, ठीक है ना। तो नेट फोर्स होती है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, वहां मे ऑप्शन आ जाता है, यूनिफॉर्म में मस्ट रहता है। ये कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट, अब बात आती है फोर्स निकाले कैसे, इस फोर्स को निकालने का तरीका क्या होगा। तो तरीका क्या होगा, फोर्स को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस डी बाई डी आर, ठीक है ना। यू हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो तरीका ध्यान से सुनना, यानी हम डी यू बाई डी आर करेंगे और यहां से हमारे पास दो डायपोल बोल लो या डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें वो बोल लो, वहां से हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अब प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये पोटेंशियल एनर्जी तक कैसे पहुंचेंगे उसका रास्ता सुनो। तो अब हम यू को पुट कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। पी तो हो गया डायपोल का डायपोल मोमेंट, ई हो गई जो भी चार्ज है उसकी फील्ड, और थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो पी डीई बाई डी आर कॉस थीटा। तो ये इसकी स्टेप ऑफ वर्किंग रहेगी फोर्स निकालने की, जैसे मैं यहां बता रहा हूं। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से फील्ड देखी, बाहर की तरफ हो गई, फॉर्मूला लिख लिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, एंगल देख लिया 0 डिग्री हो गया। अब एक एक चीज करते हैं। पहले टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पीई कॉस पीई साइन थीटा, क्योंकि थीटा 0 है इसलिए टॉर्क 0 मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई आ गया। फोर्स निकालने का फॉर्मूला पी डीई बाई डी आर कॉस थीटा। देख लो सारा सीक्वेंस में चल रहा है, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो पी तो पड़ा रहने दो, डी बाई डी आर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 बाय आर क्यूब, तो रिजल्ट आ गया माइनस 2 के क्यूब बाय आर क्यूब, और कॉस थीटा तो कॉस 0 होकर के 1 हो गया। तो फोर्स आ गई माइनस 2 के पी क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, और माइनस साइन दिखा रहा है अट्रैक्टिव नेचर की है, ठीक है ना। तो एक एक चीज हमें समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट बार। दो डायपोल एक साथ रखे गए, पहले फील्ड, तो डायपोल की वजह से फील्ड, अब ये इस डायपोल की कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर फील्ड डायपोल के डायरेक्शन में होती है। फॉर्मूला 2kp बाय आर क्यूब, सही है। एंगल देखो, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 0, तो टॉर्क मिल गई 0, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई माइनस पीई, वैल्यू डाल दो ई की उठा करके एक्सियल वाली, ठीक है ना। अब फोर्स मिल गई पी डीई बाई डी आर, और टाइम्स हो गया cos 0, cos 0 हमारा 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, 1 बाय आर क्यूब का माइनस 3 बाय आर 4 होता है, डिफरेंशिएशन पावर होती है ऊपर चली जाती है नेगेटिव साइन के साथ, नीचे एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो फोर्स हमारे पास आ गई माइनस पी 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 6 के पी डिवाइडेड बाय आर की पावर 4, ठीक है ना। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, और हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होगी। सिंपल है, हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होगी, इसका मुंह घुमा दो तो यही रिपल्सिव नेचर की आ जाएगी, तो वो फोर्स प्लस आ जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि सर ने बता दिया जी अट्रैक्टिव होती है तो अट्रैक्टिव ही फोर्स होती है, तो सिचुएशन डिपेंडेंट होती है। अब इसी तरीके से, अब अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल है और आप इस डायपोल को थोड़ा सा टिल्ट करा के छोड़ दो, तो जैसे ये डायपोल रहा और मैंने इसे थोड़ा सा टिल्ट कराया, यानी ये थीटा जो है बहुत स्मॉल है, तो इस पे लगेगी टॉर्क। फट से आपने टॉर्क लिखी पीई साइन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो इसलिए टॉर्क की वैल्यू होगी पीई टाइम्स थीटा, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है इसलिए एसएचएम करेगा। एसएचएम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय के की जगह हमारे पास आ जाएगा पीई। अब यहां आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत ध्यान से समझना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2 के, ठीक है ना, जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं रिड्यूस मास सिस्टम। मान लो दोनों के बीच की दूरी है r, तो ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है m रिड्यूस्ड, ये ध्यान रखना है, इनटू आर स्क्वायर। m रिड्यूस का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो m रिड्यूस का फॉर्मूला हो जाता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर दोनों एक जैसे मासेस हो जाएं तो m रिड्यूस की वैल्यू हो जाएगी m/2 और डिस्टेंस हो जाएगा r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/2 इंटू आर स्क्वायर। तो आप जैसे ही इसको यहां पुट करेंगे आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई थिंक हम लोगों ने अब A to Z सारी वैरायटी कर डाली, ठीक है ना, जितनी भी थी डायपोल तक। अब बारी है बस प्रैक्टिस की। तो इस बार मैंने आपके लिए स्पेशली ये लिखा हुआ है
कि आप नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई कमी नहीं रहे। कई स्टूडेंट्स जो थे वो नहीं कर रहे थे, मेरे पास आई थी शिकायत, तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं भाई, 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद फिर सिलेक्ट हो जाओगे तो याद रखोगे, ठीक है ना। तो अगर ये 1-1.5 महीने में आप पूरी मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन फिर अटका रहेगा, नंबर कम आएंगे, गिल्ट बना रहेगा। तो बेहतर है पूरा जी जान लगा दो और मेहनत करो। और ध्यान रखना है, आपको मास्टर शीट से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और केटीएस के नोट से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी वो एनसीईआरटी का जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो देख लेना और डाउट के अंदर उन प्रॉब्लम को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन कवर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा रे ऑप्टिक्स का, धमाकेदार 2 पार्ट के अंदर वो रे ऑप्टिक्स है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर रे ऑप्टिक्स में। थैंक यू सो मच।